दोस्तों नमस्कार। रीट शिफ्ट वन में जो आपका सीडीपी का एग्जाम हुआ था 23 जुलाई 2022 को, उसकी संभावित आंसर की के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। और हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यह समझना जरूरी होगा कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो यह तो बिल्कुल असत्य है। और बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तो यह कथन किसी न किसी रूप में सत्य है कि बच्चा एक इंटीग्रेटेड पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। बिल्कुल सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है और ये एक सीक्वेंस में होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो असत्य है। तो हमारा यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि डैश अकर्स व्हेन देयर आर ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, मतलब डैश तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वही जब होता है तो कहीं ना कहीं परिपक्वता और अनुभव के कारण क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है मैं आपको वो बता सकता हूँ। आप इसको डिफेंड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी बचपन बोला जाता है तो हम मान के चलते हैं कि जो पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था है, दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो लेकिन जनरली अगर सिर्फ और सिर्फ बचपन बोला है तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, जो प्राक टोली आयु है, ये नॉर्मली पूर्व बाल्यावस्था में होती है। सवाल करने की आयु जो है, ये भी आपको कहीं ना कहीं पूर्व बाल्यावस्था होती है। और खिलौने की आयु जो है, ये भी आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है। अनुकरणीय आयु जो है, जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ अनुकरण करके सीखता है, वो एक्चुअली में शैशवावस्था की विशेषता होती है। और बाकी के जो उम्र है उसमें भी अनुकरण करके सीखता है। लेकिन ये जो तीन है, ए, सी और डी, ये तीनों मूल रूप से पूर्व बाल्यावस्था की या बचपन की विशेषता है। अनुकरणीय अवस्था बचपन से यानी कि पूर्व बाल्यावस्था से पहले ही आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट आंसर हम इसको बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रकृति पोषण विवाद, जो पहले सीटेट में भी पूछा गया है, लगातार हमारी बुक्स में भी आपको ये देखने को मिल रही होगी। प्रकृति और पोषण जो है, नेचर और नर्चर जो है, ये किससे संबंधित है? अनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईक्यू ऑफ अ टैलेंटेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या है। ये भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम अपर लेवल के आईक्यू की बात करें तो पहले हम बोलते हैं श्रेष्ठ बुद्धि। अगर आपको याद होगा तो मैंने वो क्वेश्चन कराया है। उसके ऊपर होता है अति श्रेष्ठ, और उसके ऊपर हम डालते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, तो डिफेंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि 120, 130, 140 सब प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हमें इस प्रकार का ऑप्शन रहा तो हम बी टिक लगाएंगे, क्योंकि 140 से ऊपर सर्वाधिक प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र विशिष्ट महसूस कर सके, छात्र के बीच में अंतर को कम कर सके, छात्र छात्राओं की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए या ये समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर डी होगा कि बच्चे क्यों समर्थ या असमर्थ हो रहे हैं। ये बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस से हम जानेंगे तो बच्चे को बेस्ट तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपको कि 16 वर्ष की आयु का एक बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। आप सभी लोग जानते हैं IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA गुना 100। तो यहाँ पर आपको IQ दिया हुआ है और 16 वर्ष की आयु यानी कि आपको MA दिया हुआ है। ओके, तो 75 इक्वल टू आपको यहाँ पर सॉरी CA दिया हुआ है, MA निकालना है। तो MA डिवाइडेड बाई CA कितना है? 16 गुना 100। तो आपका MA हो जाएगा
75 गुना 16 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी पूरी मानसिक योग्यता से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो आप सारा समझ गए होंगे कि थॉमसन ने प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? मैंने लगभग ये क्वेश्चन कराया है, सेम क्वेश्चन आपको। प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको हिंदी में ये नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। निर्धारण, मापनी, अवलोकन और साक्षात्कार जो है इसको आप प्रक्षेपण नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टैट कैट इत्यादि परीक्षण होता है इसको बेसिकली प्रक्षेपण करके ही देखा जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो क्रिएटिविटी आपका डायरेक्टली अपसारी चिंतन से यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि समायोजन देखिए, चिंता होगी, डर होगा और क्या कहते हैं विक्षिप्त भय होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको समायोजन में प्रॉब्लम करेगा। आप सोचिएगा सर यहाँ पर चिंता से मुक्ति तो है लेकिन विक्षिप्त भय भी तो है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो ये आपका समायोजन को यहाँ पर देख लीजिए, डी ऑप्शन जो है विक्षिप्त भय और संचिंता से मुक्ति, ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन पीरियड है। और बी ऑप्शन को देखते हैं, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, कि जो हमारा अपराध बोध है उसके बारे में हम एक जुनूनी, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं अपराध बोध के बारे में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका बी और डी में चीजें जाके फंसती है। कुछ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप बी को भी करेक्ट बोल सकते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप डी को भी करेक्ट बोल सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखते हैं कि विक्षिप्त भय और चिंता से अगर हमें मुक्ति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम समायोजित हो जाते हैं, तो उस केसेस में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अपराध बोध के बारे में अगर आप यहाँ पर अपराध से नेगेटिव मार देते हैं तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसा सोचते हैं कि अपराध बोध के बारे में जो जुनूनी सोच है, पॉजिटिव सोच है कि नहीं हम जो है अपराध बोध को के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और उसको कहीं ना कहीं समझते हुए खत्म करेंगे, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, तब वो होगा। नहीं तो समानतया इसको आप डी को बेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? ये सेम क्वेश्चन आपको याद होगा मेरी किताब में है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, जिसमें कि अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा ये दोनों प्रतिभाशाली के लक्षण है। वार्तालाप और अति सक्रियता, याद होगा आपको ये वर्ड भी, हाइपर एक्टिविटी मेरे बुक में भी है, तो ये दोनों जो है प्रतिभाशाली के लक्षण नहीं है। पहला और दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है, तो 12 का आपका बी हो गया। इसके बाद चलते हैं, हु गेव द फॉर्मूला ऑफ IQ, दैट इज MA डिवाइडेड बाय CA गुना 100। आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था जो MA डिवाइडेड बाय CA था, बाद में टर्मन ने दिया जो कि MA डिवाइडेड बाय CA गुना 100 से मल्टीप्लाई किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि बुद्धि परीक्षा इंगित करता है औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर अगर रवि की बात करते हैं तो हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम आते हैं। गणित के ग्रेड काफी अच्छे हैं, लेखन कौशल में भी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि गणित के ग्रेड अच्छे हैं तो डिस्कैल्कुलिया बिल्कुल भी उनको नहीं है, और लेखन में भी अच्छा है तो डिस्ग्राफिया बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि पढ़ने और वर्तनी की चर्चा हुई है तो ये डिसलेक्सिया संबंधित प्रॉब्लम रवि को हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी किताब का है, थ्योरी में भी कई बार पढ़ाया है। ये जो है आपका स्किनर के द्वारा कहा गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसके बाद चलते हैं, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए हैं और अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही कराया। तो यह किस प्रकार का अधिगम होगा? तो क्योंकि वो अधिगम का यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है तो गणित के सवाल को यहाँ पर उन्होंने रियल लाइफ में उपयोग किया गलती में, तो ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है जहां पर उन्होंने अपने नॉलेज को सही मायने में उपयोग किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छा, नैतिक दुविधा वाला टर्म आपको याद होगा, नैतिक द्वंद्व उसी को बोलते हैं। तो सामान्यतया कहीं पर भी अगर दो विपरीत इच्छा आपको होती है तो ये द्वंद्व की श्रेणी में, कन्फ्लिक्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था
कि किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि सामान्यतया सीएल हल का जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है, लेकिन अगर आपको सीएल हल ऑप्शन में ना रहे तो पुनर्बलन शब्द का यूज स्किनर ने भी किया था। तो ऐसे केसेस में हम स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत में पुनर्बलन शब्द का यूज हुआ था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, ये चारों ही ऑप्शन आपको मेरी किताब में मिलेंगे, बस नाम अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर आप, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो वंदना है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके, तो ये बिल्कुल आंतरिक नहीं है। गृह कार्य समाप्त करती है क्योंकि टीवी देखना है, बिल्कुल आंतरिक नहीं है। सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके नाम रोशन करना चाहती है, बिल्कुल आंतरिक नहीं है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये आपका एक्चुअल में मेघा का जो अप्रोच है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन आपका नहीं किया? तो आपका थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर, इन लोगों ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन बेंजामिन ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया। इन्होंने अपने एजुकेशनल गोल्स बताए हैं, शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं, जिसको 3 पार्ट में बांटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार बार बच्चे को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने को हम क्या कहेंगे? तो क्या यह एक बाहरी प्रेरणा है, या आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, मतलब बाहरी प्रेरणा को कम करता है, या आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, या बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने वाली जिज्ञासा जो है उसको कम करता है? देखिए यहाँ पर क्या है कि सजा से बचने या इनाम पाने के लिए जो सीखने की गतिविधि है उसमें अगर हम संलग्न हो रहे हैं तो धीरे धीरे यह बच्चे की आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे का जो अपना इंटरनल मोटिवेशन है वो इन चीजों को करते करते बढ़ेगा। बाहरी प्रेरणा कम तो नहीं होगा, लेकिन आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगा जरूर। तो इस हिसाब से ये आपका बेस्ट आंसर है। देखिए आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम कितने घंटे निर्धारित है? तो 45 घंटे निर्धारित है। ये आपको शिफ्ट 3 या 4 में भी आया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 45 घंटे निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, मतलब उत्तम परीक्षण नहीं है? देखिए विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये सब परीक्षण के किस प्रकार से हो रहे हैं उसकी क्वालिटी की बात करता है, लेकिन अभिक्षमता जो है ये उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से नहीं है, क्योंकि ये बच्चे का जो अपनी क्वालिटी है उसको अभिक्षमता यानी कि उसका एप्टीट्यूड कहते हैं। लेकिन परीक्षण के लेवल पर जब जाएंगे तो परीक्षण विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और वैध होना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षार्थी है तो बच्चा महत्वपूर्ण होता है, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट आता है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, यहाँ पर चिंतन से जुड़ा हुआ लगभग सेम क्वेश्चन मेरे बुक में आपको मिल जाएगा। तो क्या चिंतनशील शिक्षक व्याख्या सुन सके ऐसा वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे? बिल्कुल नहीं। व्याख्या का नोट्स ले सके, ये बिल्कुल भी चिंतन के योग्य नहीं है। अनुशासन बनाए रखे, ये ऑप्शन भी लगातार मैं देता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होता है, मतलब ठीक है आप अनुशासित रहते हैं लेकिन चिंतन में कुछ नहीं होगा। लेकिन छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन अगर मिलता है तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है एक चिंतनशील परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए। अगला आपको आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है, क्या वो एक अनुदैर्य अनुसंधान है, या अनुपयुक्त अनुसंधान है, या एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ शोध है? तो यहाँ पर जो है क्रियात्मक अनुसंधान, कोई भी काम जब हम करते हैं तो एक्चुअल में हम उसका समस्या का हल निकालना चाहते हैं, और वो भी कोई भी काम जब हम कर रहे हैं इसका मतलब कि वी वांट इट नाउ, तो हम एज सुन एज पॉसिबल उसका हल निकालना चाहते हैं। तो सी विल बी द बेस्ट आंसर। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? लगातार ये क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। तो शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए, फैसिलिटेटर की भूमिका में रहना चाहिए, जिसको कि सुविधादाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे को
मंद और प्रतिभाशाली के रूप में अंकित करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी किताब से है। आपको उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, बिल्कुल ये सिर्फ उद्देश्य इसका नहीं होता है। और सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए या उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। बिल्कुल ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो सी भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर होगा कि उस सीमा तक हम फीडबैक दे रहे हैं जहां तक कि हम उत्पादनशील प्रोडक्टिव जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो इस चीज का फीडबैक देना या इस चीज को समझना, तो कहीं ना कहीं ये सबसे मेन उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है, बेस्ट आंसर हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर आपको मिलान कराना है ना। ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी या हिंदी में, यहाँ पर हमको मिलान कराना है। तो मिलान कराने में देखिए समीप दुराभिमुख जो सिद्धांत है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो ये केंद्र से परिधि की ओर होगा। सिर पदाभिमुख, ये सिर से पैर की ओर आपका सफेलोकॉर्डल। उसके बाद आता है आपका अंतर्वैयक्तिक, तो ये जो होगा आपका, ये विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं उसके अंदर। अंतरावैयक्तिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये किसी एक बच्चे के विकास के दर में, जिसको अंतःवैयक्तिक भी आप बोलते हैं, वो दूसरे से भिन्न हो सकती है, ये इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा DABC, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो था कि विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है, तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया है और बच्चे कंफ्यूज भी हुए हैं। विकास की जब भी हम बात करेंगे, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और ध्यान रखिएगा, निगमन भी जो होता है वो भी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, और आगमन एंड इत्यादि जो अलग अलग होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर विकास तो आगमन सबसे अच्छा होता है, तो इसको भी विशिष्ट से समान होना चाहिए। नहीं, नॉर्मल जब हम विकास की बात करते हैं या निगमन की बात करते हैं, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। दोस्तों मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की आपको बेस्ट यहाँ पर सटीक ऑप्शन बताने की, फिर भी हम इसके जो प्रॉपर आंसर की है उसका वेट करेंगे ना। आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।